तो आज अल्टरनेटिंग करंट का एक न्यू टॉपिक हमारे पास एलसी ऑसिलेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अब सीबीएसई ने इसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट रखा है तो हमें फॉर्मूलेज पे नहीं जाना है, ठीक है। तो क्या है एलसी ऑसिलेशंस? एलसी ऑसिलेशंस एनर्जी का ऑसिलेशन है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो कैसे ये होता है और इसके फायदे क्या है ये आज हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन क्या है? एनर्जी का ऑसिलेशन बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कैसे? सपोज हम एक कैपेसिटर लेके आए, हमने उसको डीसी सोर्स से चार्ज किया, डीसी बैटरी से उसको चार्ज किया। तो एक कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, ये प्लेट बन गई इसकी पॉजिटिव और ये हो गई नेगेटिव। अब हमने इस कैपेसिटर को, इसका कैपेसिटेंस है सपोज सी, अब हमने इस कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ लगाया, इस कैपेसिटर को हमने इंडक्टर के साथ लगाया जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है सपोज L। तो हम देखते हैं कि यहां एनर्जी का ऑसिलेशन होता है। कैसे सर? कौन सी एनर्जी का ऑसिलेशन यहां पे होता है? तो देखो, जब ये कैपेसिटर चार्ज है तो इसके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से इधर। तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जब इस कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ लगाया, ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा, चार्जेस मूव करने लगेंगे। जब ये डिस्चार्ज होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, जो पहले मैक्सिमम थी। चार्जेस जब निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब यहां करंट बनेगा, करंट बनेगा तो इस इंडक्टर में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। फिर से पहले यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ी देर बाद चार्जेस निकल गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन इस पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। फिर से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी देर बाद जीरो होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो यहां एनर्जी का ऑसिलेशन होगा बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इंडक्टर में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी का ऑसिलेशन कैसे होगा? जब इस पे मैक्सिमम, इस पे जीरो, इस पे जीरो, इस पे मैक्सिमम, इस पे मैक्सिमम जीरो, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, ये चलता रहेगा। तो एनर्जी का ऑसिलेशन यहां पे होगा और इसे कहते हैं एलसी ऑसिलेशंस। ऐसा करके सर फायदा क्या होगा? क्यों कराया हम ऑसिलेशन? ऐसा करके एप्लीकेशंस बड़े जबरदस्त आने वाले हैं। 2 एप्लीकेशन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। तो चलिए देखते हैं यहां पे जो एनर्जी का ऑसिलेशन होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी डिटेल में, लेकिन पहले लिख लेते हैं क्या होता है। यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे एलसी ऑसिलेशंस क्या है? ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी किसके बिटवीन? बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। एलसी ऑसिलेशंस एनर्जी का ऑसिलेशन है किसके बिटवीन? कंडक्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर के बिटवीन। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, यहां पे जो एनर्जी ऑसिलेशन होगी उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की। तो ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। कौन सी ऑसिलेशंस? एलसी ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। फिर से देखो, अभी मैं बेस आपको बता रहा हूं, बेसिक आइडिया दे रहा हूं, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। एक बार फिर से, एलसी ऑसिलेशन मतलब एनर्जी का ऑसिलेशन किसके बीच में? कैपेसिटर और इंडक्टर के बिटवीन। एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, इसको हमने डीसी बैटरी से चार्ज किया, एक चार्ज कैपेसिटर इंडक्टर के साथ लगा दो, तो इस पे अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसकी एनर्जी जीरो, फिर इसकी एनर्जी मैक्सिमम, फिर जीरो, मैक्सिमम जीरो, इसके साथ भी यही होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जीरो, मैक्सिमम जीरो। ठीक, एनर्जी का ऑसिलेशन क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी एलसी ऑसिलेशंस की, एनर्जी के ऑसिलेशन की वो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 1/√LC। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC है। अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी देखें न्यू, इट इज इक्वल टू 1/2π√LC। मैंने रेजोनेंस में भी इससे पहले बताया था, सिंपल फ्रीक्वेंसी न्यू इट इज इक्वल टू 1/2π√LC। ठीक, अब चलते हैं इसके डिटेल में। अब डिटेल में चलते हैं भाई, एनर्जी का ऑसिलेशन कैसे होता है, इन पे एनर्जी कौन सी स्टोर होती है वो भी देख लेते हैं। अगर कैपेसिटर की बात करें, एक चार्ज्ड कैपेसिटर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इस पे कौन सी एनर्जी स्टोर है?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा है पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूई इट इज इक्वल टू हाफ CV²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैं यूई से दिखा रहा हूं, विच इज इक्वल टू हाफ CV²। सी इज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू Q अपॉन C लिख लो तो Q² अपॉन 2C, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां इंडक्टर को देखो, इंडक्टर पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा क्यों होती है, पहले यही समझ लें। जब कैपेसिटर के साथ इंडक्टर को लगाया तो कैपेसिटर में जो चार्जेस हैं वह फ्लो करेंगे, यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहां से पॉजिटिव पे जाना चाहेंगे, ये रास्ता मिल गया इनको। यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव की तरफ भागना चाहते हैं, यहां बीच में तो नहीं मूव कर सकते ना, कैपेसिटर के बीच में इंसुलेटर होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन यहां से नहीं जा सकते क्योंकि कैपेसिटर के बीच में होता है इंसुलेटर, पढ़ा है हमने डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहते हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा होगा, जब करंट यहां इंक्रीज होगा, इस सर्किट में करंट इंक्रीज होगा तो इंडक्टर में जब करंट इंक्रीज होगा तो इंडक्टर में फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग एक इंड्यूस्ड करंट बनेगा जो इस करंट के इंक्रीज होने को अपोज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं, करंट इंक्रीज होगा, लेकिन इंडक्टर चाहेगा कि करंट इंक्रीज ना हो, करंट इंक्रीज ना हो, इस पे बैक ईएमएफ बनेगा, याद है, इस पे बनेगा बैक ईएमएफ जो करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा। ठीक, ये बैक ईएमएफ जो है, ये इंड्यूस्ड करंट जो इस पे बना, ये इस करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा, लेकिन डोमिनेट तो यही करेगा। तो ये करंट फिर भी इंक्रीज हो रहा है। अब करंट जो इंक्रीज हो रहा है वो कुछ ताकत लगाएगा बढ़ने के लिए, क्योंकि ये इसको इंक्रीज नहीं होने दे रहा। एक बार फिर से, चार्जेस यहां मूव करें, करंट इंक्रीज होना चाहता है, लेकिन इसमें बैक ईएमएफ बना जो करंट को इंक्रीज नहीं होने दे रहा, लेकिन फिर भी ये डोमिनेट कर रहा है तो करंट इंक्रीज हो ही जाता है। लेकिन करंट को इंक्रीज होने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अपोज कर रहा है, और जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कहां जाएगा, इट इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर, और इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ LI²। इसके जैसा देखो, हाफ LI², हाफ LI²। एल क्या है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, आई जो करंट यहां फ्लो कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV² या Q² अपॉन 2C भी बोल सकते हैं, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ LI²। अब देखो, अब चलते हैं यहां पे क्या हो रहा है। अब देखना भाई, अब आ गया आपके पास अच्छा कंसेप्ट, यहां पे हो क्या रहा है, अब इसकी डिटेल में हमको चलना पड़ेगा। यहां पे हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हमने किससे चार्ज किया, ध्यान देना जिससे मैं बोल रहा हूं, किससे चार्ज किया, DC बैटरी से, जो डायरेक्ट करंट सोर्स है उससे हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, डायरेक्ट करंट से चार्ज किया, सीधा बोल लो, DC बैटरी के बोलना, DC सोर्स बोल लो, बैटरी बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, हमने इसको चार्ज किया, ये प्लेट हो गई इसकी प्लस यहां पे इसकी तरह, और ये प्लेट हो गई इसकी माइनस। अब हमने इसको कनेक्ट किया इंडक्टर के साथ, अब देखना क्या होता है। ठीक है, जब हमने कनेक्ट किया इसको इंडक्टर के साथ, पहले सर्किट में करंट कितना है, 0। मैं यहां पे करंट भी ड्रॉ करता हूं, यहां पे मैं यहां पे करंट भी ड्रॉ करूंगा, करंट और टाइम का ग्राफ। ठीक है, पहले करंट क्या है, तो पहले करंट है 0, करंट क्या है 0। ठीक है जी, अब जैसे कैपेसिटर यहां कनेक्ट किया इंडक्टर के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करना चाहते हैं, यहां भागना शुरू हो गए इलेक्ट्रॉन, प्लस की तरफ ये चलना शुरू हो गए। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहे हैं तो करंट कहां बनेगा इस सर्किट में, करंट हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट, या पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहे हैं तो ये भी समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहे हैं, तो हम लेंगे करंट इसमें इधर चल रहा है। ये करंट पहले 0 रहा होगा, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे चार्जेस निकलते जाएंगे, करंट इज चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जैसे जैसे करंट चार्जेस निकलते जाएंगे करंट इंक्रीज होगा। तो ये करंट इंक्रीज हो रहा है, इधर जाने वाला करंट है, ऐसे इधर की तरफ क्लॉकवाइज, ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है जी, अब देखना, कहानी समझना, ध्यान देना, ये करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ये करंट इंक्रीज होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, जो फ्लक्स इससे लिंक कर रही है वो भी बढ़ेगी। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, चार्जेस के फ्लो होने से जो फ्लक्स इससे लिंक कर रहा है वो भी इंक्रीज होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो यहां जो बैक ईएमएफ बनेगा वो चाहेगा फ्लक्स इंक्रीज ना हो, मतलब वो अपना करंट ऐसा बनाएगा कि वो इस वाले करंट को अपोज करेगा, वो इसको इंक्रीज नहीं होने देगा। ये तो लेंज लॉ, फैराडे लॉ, वहां चले जाओ। ये करंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें इंड्यूस्ड करंट बना जो इस करंट को इंक्रीज नहीं होने देना चाहता। ठीक, लेकिन फिर भी
ये डोमिनेट करेगा तो इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अभी देखो इनिशियल कंडीशन की अगर बात करें, इनिशियल कंडीशन मैं यहां पे लेता हूं, यहां पे दो चीजें आपको देखनी है, ग्राफ और यहां पे जो मैं लिख रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस में? कैपेसिटर में, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर में। ठीक है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों आएगी इंडक्टर में? क्योंकि ये करंट इधर जाना चाहता है, इंक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां इंड्यूस करंट बनेगा जो इसको इंक्रीज नहीं होने देना चाहता, ये फिर भी इंक्रीज होना चाहता है। कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको बहने के लिए, यहाँ कुछ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये तो अपोज कर रहा है। जो वर्क करना पड़ेगा वो कहां जाएगा? इट इज स्टोर्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है इसके अराउंड फ्लक्स भी इंक्रीज हो रही है, इसके अराउंड जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब अब इस करंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो पहले जीरो थी जब करंट नहीं था, इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन जब करंट आ रहा है इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और जब चार्जेस कैपेसिटर से निकलते जा रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि Q²/2C होती है, चार्जेस कम हो गए ना, क्यों कम हो गया? सी तो इसका सेम ही रहेगा, सी थोड़ी बदलेगा। क्यों कम हो गया? तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो पहले मैक्सिमम थी वो अब कम हो रही है। इनिशियल कंडीशन की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि करंट नहीं था तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक, जैसे जैसे करंट फ्लो होने लगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी, जो मैक्सिमम रही होगी कम होने लगी। सपोज मैक्सिमम 10 जूल रही होगी तो 9 जूल, 8 जूल, 7 जूल, 6 जूल, 5 जूल, 4 जूल, लेकिन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगी। ठीक, अब करंट मैक्सिमम हो गया, अब ये करंट मैक्सिमम हो गया। यहां पे अगर करंट मैक्सिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम कब होगा? जब सारे चार्जेस इससे निकल जाएंगे। सारे चार्जेस निकल गए तो हम कहेंगे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। जब सारे चार्जेस इससे निकल जाएंगे तो उस टाइम पे करंट हो जाएगा मैक्सिमम। करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अगर करंट मैक्सिमम हो गया तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये मैक्सिमम हो गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब क्योंकि इस पे चार्जेस नहीं है, ये डिस्चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो। जो पहले मैक्सिमम थी जब चार्जेस थे, जब इसको इंडक्टर के साथ लगाया चार्जेस मूव कर गए, करंट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। करंट मैक्सिमम हो जाएगा जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई क्योंकि करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक, ये इस पॉइंट तीनों को रिलेट कर पा रहे हैं फिगर, ये आईटी ग्राफ और ये वेरिएशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब करंट धीरे धीरे कम होने लगा भाई, करंट कम होने लगा क्योंकि चार्जेस निकल गए मैक्सिमम के बाद, करंट कम होने लगा। अब जैसे जैसे ये करंट कम होने लगा तो इसके अराउंड जो फ्लक्स पहले ज्यादा रही होगी, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बना ले, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड रही होगी इसकी, ये मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे, जब करंट कम होने लगा ये कम होने लगी, जो इससे फ्लक्स लिंक कर रही है वो कम होने लगी, ऐसे कम होने लगी। और अगर फ्लक्स कम हो रही है, ये देखो फ्लक्स कम हो गई, फ्लक्स कम हो रही है, फिर से इसमें बैक ईएमएफ बनेगा फैराडे के अकॉर्डिंग। जब भी फ्लक्स जो लिंक कर रही है किसी क्लोज सर्किट से, अगर वो फ्लक्स चेंज होगी, इस केस में कम हो रही है, अगर कम होगी तो फिर से इसमें करंट इंड्यूस होगा और लेंज के अकॉर्डिंग करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो इस करंट को कम नहीं होने देगा। जो करंट इस पे इंड्यूस हुआ वो इसको कम नहीं होने दे रहा। अभी तो लेंज पे जाना पड़ेगा ना, ठीक, वो भी अच्छे से आना चाहिए अगर यहां समझना है तो। ये करंट अब कम हो रहा है, करंट कम हो रहा है, इस पे इंड्यूस करंट बना जो चाहता है ये करंट कम ना हो, तो ये वाला अपना करंट अभी किधर फ्लो कराएगा? पहले तो ये इधर करा रहा था, जब ये करंट इंक्रीज हो रहा था ये वाला अपना इधर करा रहा था करंट फ्लो, लेकिन अब ये वाला करंट कम हो रहा है तो ये चाहता है करंट इधर ही फ्लो करता रहे, करंट इधर ही फ्लो करता रहे, करंट इधर ही फ्लो करता रहे। लेकिन कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया तो ये चाहता है करंट इधर ही फ्लो करता रहे, तो यहां से ये पॉजिटिव चार्जेस को उठाता है,
इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यहां से पॉजिटिव चार्ज को खींचती है, यहां भेजती है, क्योंकि ये चाहता है ये वाला करंट कम ना हो, ये करंट कम होने लगा ना, ये इंडक्टर चाहता है ये करंट कम ना हो, तो यहां से वो अपनी एनर्जी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो गई वो यहां पॉजिटिव चार्ज को इधर खींचने में लगा देता है, क्योंकि ये वाला करंट इधर फ्लो करा रहा है, तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज को खींचने लगा, एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहां ले गया, ये बन गया प्लस और ये हो गया माइनस, फिर ये दूसरा भी ले गया प्लस माइनस, एक और ले गया प्लस माइनस, एक और ले गया प्लस माइनस। ठीक, समझ में आया यहां पे क्या हुआ? ये चार्जेस को इधर इसने भेज दिया। अब देखिए करंट क्या हो रहा था सर्किट में, धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन जब करंट कम हो रहा है, ये इंडक्टर चाहता है कि करंट कम ना हो, तो यहां से इधर करंट फ्लो कराने लगा, लेकिन कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया था, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज को इधर खींच के ये इधर भेजने लगा, यहां से इधर, यहां से इधर। धीरे धीरे सर्किट में करंट जीरो हो गया। करंट जब जीरो हो गया, अब करंट चेंज नहीं हो रहा है, जीरो हो गया ना, करंट चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके अराउंड फ्लक्स भी चेंज नहीं होगी, जो फ्लक्स इससे लिंक कर रही है वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि करंट जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन अब कैपेसिटर पहले की तरह चार्ज हो गया, तो अगर एनर्जी के टर्म्स में देखें तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो गई, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, इसने फिर से कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। ये देखिए, अच्छा एक बात यहां पे नोटिस करने वाली है, पहले कैपेसिटर की प्लेट्स कैसी थी, ऐसी इनिशियल कंडीशन जब ये वाला था एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अब कैपेसिटर की पॉजिटिव ये वाली प्लेट हो गई और नेगेटिव ये हो गई, अपोजिट हो गया ना। कैपेसिटर चार्ज तो हो गया, बट प्लेट्स की पोलैरिटी बदल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर सेटअप हो गई इसमें। समझ रहे हैं यहां पे क्या हुआ, प्लेट्स की पोलैरिटी बदल गई। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं, इसको समझना जरूरी है भाई अच्छे से। इनिशियल कंडीशन ये, सारी एनर्जी किसके पास थी, कैपेसिटर के पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जो कि हाफ LI स्क्वायर होती है। ठीक है, यहां से रिलेट कर सकते हो, यहां पे C, यहां पे L, यहां पे V, यहां पे L। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा, करंट इंक्रीज होने लगा, करंट इंक्रीज हो रहा है, ये चाहता है करंट इंक्रीज ना हो, मतलब इस पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने लगी। एक टाइम ऐसा है करंट मैक्सिमम हो गया, जब ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, जब करंट मैक्सिमम हो गया तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और ये फुली डिस्चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब करंट कम होने लगा, ये चाहता है करंट कम ना हो, तो इधर से ये पॉजिटिव चार्ज को इधर फ्लो कराने लगा, यहां से ऐसे करंट इधर ही फ्लो कराने लगा, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव इधर, तो मतलब कैपेसिटर की एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो गई, बट पोलैरिटी बदल गई। समझ रहे, मैं इसको ऐसे बॉक्स बना लेता हूं, समझ जाना, पोलैरिटी बदल गई। ठीक है, पोलैरिटी बदल गई। ठीक, और इस टाइम पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ठीक, अब देखो आगे, अब फिर से ये हो गया, करंट जीरो हो गया और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अब फिर से ये पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव की तरफ जाना चाहते हैं। वैसे रियलिटी में कंडक्टर में कौन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन, लेकिन पॉजिटिव से समझना इजी होता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन भी उधर ही लेते हैं हम जिधर पॉजिटिव चल रहा है। ये पॉजिटिव इधर की तरफ जाना चाहते हैं ये पॉजिटिव यहां से इधर की तरफ भागना चाहते हैं, तो फिर से ये चलना स्टार्ट हो गए, लेकिन पहले करंट की डायरेक्शन कैसी थी, ऐसी, ध्यान देना, करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन इधर हो गई, ये पॉजिटिव यहां से घूम के आ जा रहा है ना, करंट की डायरेक्शन बदल गई, करंट ऐसे हो गया, तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, लेकिन पहले से अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं इसको कैसा बनाऊंगा इस ग्राफ को, करंट इंक्रीज होने लगा लेकिन पहले से अपोजिट, नेगेटिव में बना दो, पहले से अपोजिट, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, तो फिर से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, इधर आने वाला ये करंट मैक्सिमम हो जाएगा, उस समय कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि करंट मैक्सिमम हो गया। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ LI स्क्वायर होती है। अच्छा, ये बात नोटिस करने वाली है एक बार फिर से, पहले मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे रही होगी, पोलैरिटी बदल गई है इसकी भी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की पोलैरिटी बदल गई है कैपेसिटर के जैसे। कैसे सर, पहले करंट इधर चल रहा था तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर रही होगी, करंट ऐसे घूम के आ रहा है ना, ऐसे, ये ऐसे, इस इन टर्म्स में ऐसे जा रहा है करंट, यहां से ऐसे आ रहा है
और इधर की तरफ जा रहा है, तो घुमा दो फिंगर्स ये, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले इधर की तरफ रही होगी, लेकिन करंट अब ऐसे आ गया उल्टा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ बन जाएगी। नहीं आया समझ में? पहले करंट ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, अब करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ इंडक्टर की। ठीक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई। तो जहां पे पोलैरिटी बदली है मैंने उनको बॉक्स में बनाया है। ठीक, यहां तक समझ गए क्या हुआ? ठीक है सर। अब जब ये फुली डिस्चार्ज हो गया फिर से करंट कम होने लगा, ये तो फुली डिस्चार्ज हो गया, अब करंट कम होने लगा, करंट कम होने लगा यहां से ऐसे। जब करंट कम होने लगा, जब ये वाला करंट कम होने लगा, ये वाला करंट कम होने लगा, तो इंडक्टर ने कहा करंट कम मत हो, नहीं कम नहीं होना है आपको। ये फिर से इसने इंड्यूस करंट बनाया कुछ इस तरीके से कि इसी डायरेक्शन में ये कम ना हो, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज को खींचने लगा, ये करंट को कम नहीं होने दे चाहता, चलो इधर पॉजिटिव चार्जेस, तो इसने पॉजिटिव को यहां से उठा के यहां से खींच के इधर भेज दिया, एक प्लस तो यहां माइनस, प्लस तो यहां माइनस, प्लस तो यहां माइनस, ऐसे। ठीक, करंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, ये ऐसे प्लस को इधर भेजने लगा, फिर से एक टाइम ऐसा आया कि करंट कम होते होते जीरो हो गया और इसने कैपेसिटर को फिर से चार्ज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई पहले जैसी। पहले भी तो पोलैरिटी यही थी उसकी इनिशियल, पहले जैसा हो गया, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो पहले मैक्सिमम थी अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई फिर से जीरो। तो ध्यान दो यहां पे एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, यही एलसी ऑसिलेशंस हैं, एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले मैक्सिमम, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बट अपोजिट पोलैरिटी के साथ, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोलैरिटी बदल गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पहले जैसी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये एनर्जी का ऑसिलेशन है, एक बार इस पे एनर्जी, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे। पहले ये इस पे एनर्जी थी, इसने कहा चलो मैं तुम्हें दे देता हूं, नहीं नहीं, इसने कहा नहीं तुम ही रख लो, इसने रख लिया, इसने कहा नहीं, इसने कहा मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, ये होने पे लगा हुआ है। ठीक, करंट का अगर, ये इंटरेस्टिंग है, करंट का ग्राफ देखें टाइम के साथ तो कुछ ऐसे आया। ये कौन सा करंट है? ये कौन सा करंट है? हाँ बिल्कुल ठीक, ये है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्शन बदल गई, बाई डायरेक्शनल करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अभी तो मजा अब आएगा। अब देखो, पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज किससे किया था? डीसी सोर्स से, डायरेक्ट करंट। हमें मिला क्या? अल्टरनेटिंग करंट। हमने चार्ज किया था डायरेक्ट करंट से, बैटरी से, और हमें मिला क्या? अल्टरनेटिंग करंट, बाई डायरेक्शनल करंट। तो हम एलसी ऑसिलेटरी सर्किट को, इस सर्किट को कहां यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। ये अल्टरनेटिंग करंट है, मैंने आई लिख लिया, एसी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। और कहां हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करते होंगे? क्या आपने किसी के घर में देखा ऐसा कोई डिवाइस जो डीसी को एसी बना दे? सोचो, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट बना दे। किसी के घर में ऐसा डिवाइस है? नहीं सर, हमने तो नहीं देखा। इन्वर्टर का नाम सुना है? इन्वर्टर नाम सुना है? अलग अलग कंपनी के आते हैं ना इन्वर्टर क्या करता है? जो घर में इन्वर्टर होता है, एक बैटरी लगी होती है ना, उसके साथ एक बैटरी होती है। बैटरी क्या है? डीसी सोर्स। बैटरी क्या है? डीसी सोर्स। आपके घर में लाइट चली गई, लाइट गई, हमें बल्ब चलाना है, टेलीविजन चलाना है, तो बैटरी से तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जो एसी से चलती हैं। ध्यान से सुनना, हमारे पास घर में जो बल्ब हैं, टेलीविजन है या और भी डिवाइसेस हैं, वो किससे चलती हैं? अल्टरनेटिंग करंट से। हमें लाइट चली गई, हमें अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, लेकिन हमारे पास जो इन्वर्टर है घर में, उसमें तो बैटरी है। तो इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर एलसी सर्किट है। एलसी सर्किट, इन्वर्टर क्या है? एलसी सर्किट, जो बैटरी के डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका बल्ब ग्लो होता है और भी डिवाइसेस रन करता है। फिर से डिवाइसेस को रन करने के लिए, बल्ब को ग्लो करने के लिए आपको क्या चाहिए? अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन घर में जो इन्वर्टर है उसके पास तो डीसी सोर्स है, तो वहां पे एलसी ऑसिलेटरी सर्किट है। इन्वर्टर एक एलसी ऑसिलेटरी सर्किट ही अपने आप में। तो इन्वर्टर उसको क्या करता है? एलसी ऑसिलेटरी सर्किट मतलब इन्वर्टर उसको क्या करता है? उसको डायरेक्ट करंट को वो कन्वर्ट कर देता है अल्टरनेटिंग करंट में। तो ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन लिखते हैं, आप एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन लिखें, यस सर।
तो लिखिए एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस लिखो, एप्लीकेशंस लिखो, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन टू कन्वर्ट डीसी इनटू एसी, और ये कहां होता है? इन्वर्टर में। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम एलसी सर्किट का यूज करते हैं। चार्ज किया इसको डायरेक्ट करंट से, लेकिन यहां बन क्या गया? अल्टरनेटिंग करंट। और कैसे हम इसको लेते हैं, ध्यान देना। हम यहां से ऐसे, यहां से 2 वायर निकाल लेते हैं और इसमें लोड लगा लेते हैं। ये लोड आपका बल्ब हो सकता है या कोई भी डिवाइस आपकी हो सकती है। यहां से अब यहां देखिए, एक बार करंट यहां ऐसे आ रहा है, एक बार ऐसे, तो यहां भी करंट ऐसे ही जाएगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, ठीक है ना? यहाँ ऐसे बन गया, एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है, ये देखिए ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक। यहाँ पे हमने 2 वायर निकाल ली, तो इसमें भी करंट ऐसे और ऐसे जाएगा, मिल गया हमें अल्टरनेटिंग करंट, हमारी डिवाइस रन कर गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी एलसी ऑसिलेशन की, मैंने स्टार्टिंग में लिखाई फ्रीक्वेंसी कितनी, यहाँ पे लिखाया था मैंने 1/√LC, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी? 1/√LC। तो हम ध्यान से सुनना, ये तो समझ आ गया ना आपको। तो हम C और L को ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि जो हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए वो मिल जाती है। L और C का वैल्यू कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक। इतनी बातें समझ गए? एक बार फिर से देख लें इसको, एक बार फिर से देख लेते हैं। एलसी ऑसिलेशन मतलब एनर्जी का ऑसिलेशन, किसके बीच में? कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। ये ऐसे एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, मैक्सिमम 0 0 मैक्सिमम, पोलैरिटी बदल गई, ये ऐसे। अगर इसमें करंट देखें तो करंट ऐसे चलता है, अल्टरनेटिंग करंट हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ सब समझ गए, सारी बातें क्लियर हुई। अब इसकी सेकंड एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, पहले लिख लेते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, टू क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है सर? ये तो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप एंटीना की बात करें, एंटीना जैसे टावर होता है, मोबाइल टावर होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे क्या होता है? वहां पे देखिए, मोबाइल टावर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो देता है। हम आगे पढ़ेंगे रेडियो वेव्स, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हम वेव यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटीना से बनाते हैं। और कैसे बनती है? यहाँ पे हमने एक कंडक्टर रॉड यहां से निकाल ली, कंडक्टिंग रॉड। अब देखिए, इनिशियल कंडीशन में प्लस यहां से इधर भाग रहे हैं, एक बार ये प्लस हो गया, प्लस इधर भाग रहे हैं, फिर 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं है। पहले प्लस, फिर 0, प्लस 0, फिर यहां नेगेटिव चार्ज आ गए थे, पोलैरिटी बदल गई थी, तो यहां नेगेटिव चार्ज फिर आ गए, फिर 0, फिर प्लस। नहीं आया समझ में? पहले यहाँ प्लस से ना, यहाँ कंडक्टिंग रॉड निकाल ली। ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में समझेंगे डिटेल में, अभी आपको लिखना है बस, लेकिन फिर भी मैं टच दे रहा हूँ आपको। यहां से कंडक्टिंग रॉड निकाल ली, प्लस चार्ज पहले थे तो प्लस, फिर 0 हुआ, एक बार ऐसा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, फिर यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी बनी, नेगेटिव, फिर 0 बना, फिर प्लस बना। यही तो हो रहा था, पहले प्लस, फिर 0, फिर माइनस, फिर 0, फिर प्लस। तो यहाँ चार्ज का क्या हो रहा है? ऑसिलेशन, प्लस 0 माइनस 0 प्लस, चार्ज का ऑसिलेशन। और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि जब चार्ज ऑसिलेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। तो एंटीना में ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जरूरत हमें कहां पड़ती है? कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। हम मोबाइल फोन में बात कर पाते हैं यहां से बहुत दूर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही वो आगे जाती है, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो 2 एप्लीकेशंस एलसी ऑसिलेटरी सर्किट की, टू कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट जैसे इन्वर्टर में, और टू क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, एक और मैं यहां से बता दूं आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो चार्जेस के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब कितनी? 1/√LC। तो हमें जिस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए, ध्यान से सुनना, जिस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें चाहिए, हम वो यहां से बना लेते हैं। हमने कहा भाई इतने की चाहिए, तो L और C का वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, C का वैल्यू L का वैल्यू चेंज कर लेते हैं, तो उतनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम बना लेते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टोरेज है, ये स्टोरेज है फ्रीक्वेंसीज का। जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए L और C का वैल्यू चेंज करो और बना लो, L और C का वैल्यू चेंज करो, और जितनी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको चाहिए वो एल और सी को चेंज करके बना लो। तो एक स्टोरेज है टैंक की तरह, जैसे टैंक होता है ना, वो स्टोरेज होता है पानी का, जितना पानी चाहिए उतना निकाल लो। वैसे ही ये स्टोरेज है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। जितनी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको चाहिए वो एल और सी को चेंज करके बना लो। तो ये बेसिकली एक टैंक जैसा है, स्टोरेज जैसा है। तो इसलिए हम इस सर्किट को टैंक सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंक सर्किट, टैंक सर्किट। ठीक, समझ गए यहां पे क्या हुआ? एक बार फिर से फाइनल समरी यहां पे देख ले। एलसी ऑसिलेशन, एनर्जी का ऑसिलेशन किसके बीच में? इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। ठीक, ऐसे एनर्जी ऑसिलेशन होता है। हमने इसको डायरेक्ट करंट दिया, चार्ज हो गया, लेकिन मिला क्या यहां पे? हमें मिला अल्टरनेटिंग करंट। तो हम इसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे इन्वर्टर में। इससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बना लेते हैं, वो यूनिट 5 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और डिटेल में आएगा। हम इसको टैंक सर्किट कहते हैं। क्यों टैंक सर्किट कहते हैं? क्योंकि स्टोरेज है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, जिस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको चाहिए वो एल और सी को चेंज करके आप बना लो। तो एलसी ऑसिलेशंस में इतना ही, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।